हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस अब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और ये हम पतली वाली जो क्रॉनिकल मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। अगस्त मंथ की ये मैगजीन है, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर दिया हुआ है वह जून मंथ का दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है यहाँ पे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया हुआ है, आरओ के लिए पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप है। राजस्थान का कृषि परीक्षक पर्यवेक्षक सीधी भर्ती हुई थी, उसका व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है। मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पे परीक्षा प्रश्नोत्तर सार है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, बिहार का भी करंट अफेयर है। समसामयिक प्रश्न दिए हुए हैं और वन लाइनर समसामयिक यहाँ पे दिया गया है। इसके पहले हमने राज्य समाचार, राष्ट्रीय आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक यानी कि 7 टॉपिक सॉल्व कर लिया है और इनसे रिलेटेड वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस या फिर आरओ के लिए, तो यहाँ जो भी करंट अफेयर दिया हुआ है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस क्लास को कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है यह है योजना और कार्यक्रम। जो जून मंथ में इम्पॉर्टेंट योजना और कार्यक्रम है उनसे संबंधित यहाँ पे आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से योजना कार्यक्रम जून मंथ में चर्चा में थे या फिर कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है यानी कि अनुरोध है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है यहाँ पे करंट में योजना वह है राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2254.43 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी कि सेंट्रल सेक्टर योजना है ये राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना को 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए लागू की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यह योजना प्रौद्योगिकी में प्रगति और अपराध की उभरती अभिव्यक्तियों और तरीकों का लाभ उठाते हुए एक कुशल आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए साक्ष्य की समय पर और वैज्ञानिक जांच में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित फॉरेंसिक पेशेवरों के महत्व को रेखांकित करती है। साथ ही मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत निम्नलिखित 3 प्रमुख घटकों को मंजूरी दी है। पहला घटक है देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना। दूसरा है देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना। तीसरा है कि देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि NFSU के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे का संवर्धन करना। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि राष्ट्रीय स्टाफ डायरिया अभियान 2024। 24 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय स्टाफ डायरिया अभियान 2024 नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बच्चों को ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट यानी कि ORS और जिंक की गोलियां वितरित कर अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 1 जुलाई 2024 से शुरू होकर 31 अगस्त 2024 तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य बचपन में दस्त के कारण होने वाली बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। साथ ही जहां मौजूदा डायरिया रणनीति में 2 सप्ताह का अभियान शामिल था, वहीं नई रणनीति में 2 महीने का अभियान शामिल है, जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 2 ORS पैकेट और जिंक को सह पैकेजिंग के रूप में पहले से रखा जाएगा। इसमें विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, शिक्षा और ग्रामीण विकास सहित कई क्षेत्रों में सहयोग भी शामिल होगा। नेक्स्ट जो योजना है यह है कि व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,453 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अपतटीय पवन परियोजनाओं से बिजली की लागत को कम करना तथा सरकारी सहायता के माध्यम से उन्हें डिस्कॉम के लिए व्यवहार्य बनाना है। इसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं जो कि गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 मेगावाट की स्थापना और कमीशनिंग के लिए 6,853 रुपये का अनुदान शामिल है। यह योजना भारत की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति जो कि 2015 की है के अनुरूप है। नेक्स्ट पॉइंट है अपतटीय सब स्टेशनों सहित बिजली उत्खनन अवसंरचना का निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL द्वारा यानी कि
PGCIL द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में इस योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों विभागों के साथ समन्वय करेगा। इस योजना के तहत देश के 2 बंदरगाहों को अपतटीय पवन विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जाएगा। साथ ही यह भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देगा। 1 गीगावाट की अपतटीय पवन परियोजनाओं के सफल संचालन से प्रतिवर्ष लगभग 3.72 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन होगा। इसके परिणामस्वरूप 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 2.98 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी भी आएगी। नेक्स्ट जो कार्यक्रम है यह है कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम यानी कि KSCP के तहत स्वयं सहायता समूहों को 30,000 से अधिक महिलाओं की कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया है। 30 अगस्त 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम इसी समझौता ज्ञापन के तहत एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य कृषि सखियों को पैरा विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाण प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं को कृषि सखी के रूप में सशक्त बनाकर ग्रामीण भारत को बदलना है। यह प्रमाणन लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ भी संरेखित है, जिसका उद्देश्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जिसका एक आयाम कृषि सखी है। कृषि सखियों के कृषि पैरा विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में इसलिए चुना जाता है क्योंकि वे विश्वसनीय सामुदायिक संसाधन तथा स्वयं अनुभवी किसान होती हैं। साथ ही कृषि सखियां राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान यानी कि मैनेज के समन्वय से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एजेंसियों के माध्यम से प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विशेष ध्यान देने के साथ पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम चरण 1 12 राज्यों में शुरू किया गया है, जिनके नाम हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय। इन 12 राज्यों में पहले चरण में कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज है यह है कि MICD के वाटर चैलेंज 4.0 10 जून 2024 को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी कि द्वारा भारत में नवाचार और धारणीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MICD के वाटर चैलेंज 4.0 की शुरुआत की गई है। नीति आयोग द्वारा इस अवसर पर इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक के 5वें संस्करण की भी शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है MICD के वाटर चैलेंज 4.0 भारत में रॉयल डेनिश दूतावास में इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस पहल के तहत भारत की चयनित टीमें वैश्विक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन कार्यक्रम में भाग लेंगी, जिसमें 9 देशों यानी कि डेनमार्क, घाना, केन्या, कोरिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना, कोलंबिया और मैक्सिको के अग्रणी विश्वविद्यालयों और नवाचार केंद्रों की युवा प्रतिभाओं के साथ भागीदारी की जाएगी। साथ ही प्रतिभागियों को डेनमार्क सरकार द्वारा वित्त पोषित 30 से 31 अक्टूबर 2024 तक कोपेनहेगन में होने वाली डिजिटल टेक समिट में नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट अभियान है तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान अभियान। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों के लिए एक तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्थान कार्यान्वयन मैनुअल विकसित किया है और इसे 31 मई 2024 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विकसित इस मैनुअल का उद्देश्य तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस पहल में देश भर के स्कूलों में लागू किए जाने वाले कई प्रमुख उपायों की रूपरेखा दी गई है। विश्व में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भारत एवं गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है, जहां पर हर साल तंबाकू के उपयोग के कारण 1.35 मिलियन मौतें होती हैं। वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण 2019 से पता चला है कि 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5 स्कूली छात्र विभिन्न रूपों में तंबाकू का उपयोग करते हैं। इसमें स्कूल परिसर में तंबाकू मुक्त क्षेत्र के संकेत प्रदर्शित करना, परिसर में तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, नियमित
तंबाकू नियंत्रण गतिविधियां आयोजित करना और कर्मचारियों के बीच तंबाकू मॉनिटर की नियुक्ति करना शामिल है। नेक्स्ट ऐप है, यह है एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ऐप। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप नए आपराधिक कानूनों के बारे में एक ही स्थान पर पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करेगा। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। यह ऐप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए आपराधिक कानूनों का संकलन है। यह ऐप आम जनता, न्यायालय के अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कानून के छात्रों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों के लिए नए आपराधिक कानूनों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAMS। 5 जून 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MeitY ने नई दिल्ली में स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली यानी कि AQAMS का उद्घाटन किया और एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया। एयर प्रवाह मोबाइल एप्लीकेशन वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी प्रदान करता है। साथ ही लागत प्रभावी AQAMS को मेक इन इंडिया पहल से विकसित किया गया था। यह त्वरित सेटअप, रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन, यूनिट रूपांतरण, AQI तुलना यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की तुलना, मल्टी डिवाइस सपोर्ट, डेटा विश्लेषण उपकरण और रिमोट मॉनिटरिंग को स्वचालित अपडेट प्रदान करता है। ई श्रम पोर्टल। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें सत्र के दौरान ई श्रम पोर्टल और इसके वर्तमान एकीकरण और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। कहाँ पे प्रदर्शित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें सत्र में 3 से 14 जून 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के पंजीकरण और निर्माण के लिए 2021 में ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया गया ई श्रम पोर्टल? तो 2021 में। यह असंगठित श्रमिकों को 30 व्यापक व्यवसाय क्षेत्रों में 400 व्यवसायों के तहत स्वपोषण के आधार पर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देता है। यह देश के असंगठित श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पोर्टल में पंजीकरण पूरी तरह से आधार सत्यापित और आधार से जुड़ा हुआ है। मंत्रालय का उद्देश्य ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना है। तो ये रहे योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिनको हमने सॉल्व कर लिया। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।